तो अब साफ हो चुका है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इमरान खान ने अपने कैबिनेट को भंग कर दिया है। कार्यवाहक पीएम हालांकि वो बने रहेंगे, अपने कामकाज को उसी तरीके से देखेंगे। इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी का एक ट्वीट आ चुका है और ट्वीट में यह कहा गया है कि इमरान खान ने कैबिनेट को भंग कर दिया है। कार्यवाहक पीएम हालांकि बने रहेंगे, यानी जब तक चुनाव के बाद कोई चुनी हुई सरकार वहां पे नहीं आ जाती है तब तक कार्यवाहक पीएम के तौर पे इमरान खान ये जिम्मेदारी निभाएंगे। और जो इमरान खान चाहते थे वो इस वक्त पाकिस्तान में हो चुका है, यानी वो चाहते थे कि तख्ता पलट ना हो, वो चाहते थे कि उनकी कुर्सी ना जाए। अगर कुर्सी जाए भी तो कैसे जाए, पब्लिक के हाथों जाए। यानी पब्लिक अगर चुनाव करे, आवाम वहां की अगर चुनाव करे, किसी और नेता को अगर चुने, मौका दे, किसी और पार्टी को अगर मौका दे, पीटीआई को ना दे, तो उनको यह फैसला स्वीकार है। लेकिन यह फैसला उनको इस तरीके से नहीं स्वीकार है कि बहुत बेआबरू करके उनको उनके ही कूचे से निकाला जाए, ये उनको स्वीकार नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने एक अलग ही स्टैंड लिया। आदिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। आदिल, कैबिनेट भंग होने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सबसे अहम चीज ये है कि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं उनके जो लीगल टीम्स हैं उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और पटिशंस पर काम जारी है। तमाम जो लीगल फ्रेटर्निटी है अपोजिशन की, वो इस वक्त पटिशंस का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की आज की रूलिंग है उसको चैलेंज करने के लिए, और बताया ये जा रहा है क्योंकि ये एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हो चुका है। तो इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरवीन करना लाजमी है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जो असेंबलियां तहलील करनी है उसको चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन की रेजोल्यूशन को डिसमिस किया गया है उस तरीकाकार पर उसको जरूर चैलेंज किया जाएगा। ये अभी बताना है वकला का, और वो लोग अब इस कोशिश में है कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो और उस पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच कायम किया जाए जो कि इसकी इंटरप्रिटेशन करे। दूसरी तरफ अभी मुख्तलिफ जो इशूज है, मुख्तलिफ जो मुशावरती अमल है वो इस वक्त जारी है। जो वकला है, लीगल टीम्स है, जो पार्टीज की वो उनको मशवरे दे रही हैं। इस वक्त भी अपोजिशन बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है दिल। लेकिन जरा मैं पीछे जाकर एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँ कि ऐसा कैसे संभव है कि जो इमरान खान चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर करे वो सदन में वही ठीक हुआ, यानी 25 अप्रैल तक वक्त मिल गया। इसके अलावा जब उन्होंने सिफारिश की वहां राष्ट्रपति से कि नेशनल असेंबली भंग कर दी जाए, एक ही घंटे में ये भी खबर आ जाती है कि हाँ नेशनल असेंबली भी भंग होगी। मतलब सब कुछ इमरान खान के मुताबिक चंद घंटों में हो गया, ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, असंभव तो ये नहीं है, लेकिन असंभव कर लिया गया है। इमरान खान ने इसको यकीनी बनाया है और उन्होंने एक प्री प्लान तरीके के तहत जो एक बाकायदा तौर पर हमें नजर आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे ही स्पीकर यहाँ पर देंगे, उन्होंने पहले, हालांकि स्पीकर का किरदार न्यूट्रल का होता है, स्पीकर अनबायस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर आज साबित हुआ है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे थे और आज उन्होंने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर वो रूलिंग की। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान लाइव तो आगे कौम से उन्होंने खिताब किया, एड्रेस किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने रूलिंग की है उसके बाद मैंने सदर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सिफारिश कर दी है उनको कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। और साथ ही चंद मिनटों के बाद, क्योंकि उन्होंने जो सिफारिश थी, जो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट को, वो भी उनके खिताब से पहले पहुंचा दी गई थी और साथ ही उसको भी मंजूर कर लिया गया। तो बजाय ये इसमें मेलाफाइडी इंटेंट नजर आता है और ये भी नजर आता है कि सब कुछ प्री प्लान था, साबित होता है। अब इसको साबित करना और अपना केस बनाना अपोजिशन का काम है। कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में इसको परस्यू करते हैं और इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट आदिल, आप नजर बनाए रखिए, वक्त वक्त पे आपका रुख करेंगे क्योंकि वहां पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज है। हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ नई खबर निकलकर वहां से सामने आ रही है। ताजा अपडेट क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने कैबिनेट को भी भंग कर दिया है। पाकिस्तान की संसद में अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है। पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
डेप्यूटी स्पीकर ने संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये हम डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। इससे आगे क्या हो चुका है? इससे आगे हो चुका है कि वहां पे नेशनल असेंबली भी भंग है। इमरान के खिलाफ बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यानी जो आरोप लगा रहे थे इमरान खान, वो भी स्पीकर ने लगाया। डेप्यूटी स्पीकर ने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के नियम का हवाला दिया और अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली स्थगित कर दिया गया। और ये हंगामे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। आर्टिकल 5 का हवाला देके स्पीकर की तरफ से, डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है वो भी हंगामा पे उतारू हुई और जो इमरान खान की पार्टी के सांसद है वो भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे इसी असेंबली में। और यहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ तब की ये तस्वीरें हैं। हालांकि पीपीई के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि हम तब तक असेंबली से नहीं हटेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें हासिल नहीं होता है। संविधान का उल्लंघन हुआ है, आईन का उल्लंघन हुआ है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो अभी बीते कुछ हफ्तों से बहुत हमलावर थे इमरान सरकार को लेकर, लेकिन बिलावल भुट्टो सहित जितने भी विपक्ष के बड़े चेहरे हैं उन सब में किसी को मालूम नहीं था कि इमरान खान की जो प्लानिंग है वो कुछ और चल रही है। इमरान खान की प्लानिंग ये बहुत पहले की है, वरना ये कैसे संभव है कि 2 घंटे के अंदर डेप्यूटी स्पीकर से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक वही फैसला लेते हैं जो कि इमरान खान चाहते हैं। इमरान खान आकर पब्लिक के सामने ये कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव में हमें जाना चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और राष्ट्रपति भी वही फैसला दे देते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का, और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की विपक्ष की याचिका। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन हो गया है। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंच चुका है, याचिका भी स्वीकार हो चुकी है और याचिका स्वीकार होने के साथ साथ सुनवाई भी अब हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनिंदा चेहरा और उसके बाद ये सुनवाई होगी। कुछ ही दिन में सुनवाई के जरिए क्या निकलता है, हालांकि आज तो संडे है, लेकिन फिर भी ये याचिका स्पेशल केस को देकर स्वीकार कर ली गई है और सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी हो गया है। पाकिस्तान से इस वक्त जो ताजा डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंचा और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में यही बड़ी बातें हैं कि संविधान का उल्लंघन किया है, गैर कानूनी तरीके से वहां पे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। ये तमाम बातों को वहां गिनवाया जाएगा कि लेकिन क्या इसमें सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही याचिका में बातें लिखी गई हैं या फिर डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर भी, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर ने भी आरोप लगाया कि गैर कानूनी तरीके से ये वोटिंग की प्रक्रिया होनी है, ये सब कुछ होना है। तो क्या इस मसले को भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, ये सवाल अहम है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है, वक्त अभी तय नहीं, लेकिन कुछ ही देर में ये ताजा अपडेट भी हम आपको बता देंगे। इमरान खान के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली गई।
पाकिस्तान की संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, जिसके बाद वहां पर चुनाव होंगे। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन की कार्रवाई को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। इस दौरान संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इमरान की पार्टी के सांसदों ने ये नारे लगाए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इमरान की सिफारिश मान ली गई है, यानी वहां पे संसद भंग कर दिया गया है। चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है, ये चुनाव आयोग को तय करना है। वो तारीख कौन सी होगी इसके बारे में अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पे 1.5 साल का वक्त और बचा हुआ है सरकार को लेकर। तो नेशनल असेंबली भंग होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ सबकी निगाहें। तीसरी तस्वीर है अविश्वास प्रस्ताव जब डिप्टी स्पीकर ने खारिज की, और खारिज करते वक्त उन्होंने आर्टिकल 5 का भी हवाला दिया सदन के अंदर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए सदन को भंग कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में अगले 90 दिन में आम चुनाव होंगे। इससे पहले इमरान खान ने देश में फिर से आम चुनाव कराने की मांग की थी। इमरान ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की विदेशी साजिश को भी नाकाम बताया है। तो पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है वो चुनाव के लिए। तो पाकिस्तान की संसद भंग हो चुकी है, किसी भी वक्त चुनाव वहां पे हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ सबकी निगाहें हैं कि चुनाव आयोग वो कौन सी तारीख मुकर्रर करता है, क्योंकि वहां पे अभी सरकार के लिए वक्त है और बीच में ही अगर नेशनल असेंबली भंग की गई है तो अब सबकी निगाहें हैं कि कौन सी वो तारीख होती है, कितना वक्त लगता है चुनाव को लेकर। हालांकि इस बीच कैबिनेट भी भंग कर दिया है इमरान खान ने। इसका मतलब सीधा है कि बहुत जल्द वहां पे चुनाव कराए जा सकते हैं। कार्यवाहक पीएम के तौर पे वो हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया और वो हंगामे की सूरत बनी। जो पीटीआई के नेता हैं उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो विपक्षी खेमा है वो एक सुर में एक ही सवाल उठाता रहा कि यहां संविधान का उल्लंघन हुआ है। अब ये मामला पहुंच चुका है कहां? सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त सुनवाई हो सकती है, क्योंकि याचिका स्वीकार कर ली गई है और स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। यानी उस सुनवाई का इंतजार इस लिहाज से कि इमरान खान को लेकर वहां से क्या आता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद
डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। तो इस वक्त जो डेप्यूटी स्पीकर को आप सुन रहे थे, उनका सीधा कहना था, स्पीकर का भी यही कहना था कि कोई हक नहीं है गैर मुल्कों की वो यहाँ पे दखल दे। यानी जो इमरान खान दोहराते रहे कि विदेशी ताकतों की कोशिश है कि यहाँ पे सरकार गिरे, वही आज स्पीकर ने भी कहा, वही डेप्यूटी स्पीकर के जरिए दोहराई गई बातें। और उन्होंने कहा कि जो फैसले लिए गए हैं वो सब सही है। प्रस्ताव खारिज होने पर बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी सांसद। सदन में धरने पर बैठे हैं विपक्षी सांसद। जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, आईन का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम यहां से नहीं हटेंगे। संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी नेता और विपक्षी सांसद जो हैं वो यहां पे धरने पे बैठे हैं। हालांकि इसी में से जो चंद चेहरे हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो पाकिस्तान के संसद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सदन स्थगित है। सदन स्थगित होने के बावजूद जो विपक्षी पार्टी के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, वो सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद किसी भी सूरत में वो नहीं छोड़ने वाले। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। और एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंच चुका है और संडे के दिन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन किया और वहां पे सुनवाई किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। और याचिका स्वीकार कर ली गई है, इसका मतलब कि सुनवाई के लिए वक्त भी दे दिया जाएगा। स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है, ऐसी खबर आ रही है। पाकिस्तान की संसद में अब से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पाकिस्तान की संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। डेप्यूटी स्पीकर ने संसद में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इमरान के खिलाफ बिना वोटिंग के ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया और डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर प्रस्ताव खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के नियम का हवाला दिया और अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी माना। इसके साथ ही 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया उन्होंने। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट आज का क्या है। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, आर्टिकल 5 का हवाला देकर प्रस्ताव खारिज किया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। पाक संसद भवन में धरने पर इस वक्त विपक्ष बैठा हुआ है। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग कर दी है। पाकिस्तान में अब कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश रोमानिया में नेटो ने युद्ध का अभ्यास किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके खत्म होने में कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। पाकिस्तान
ईरान की संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, जिसके बाद वहां पर किसी भी वक्त चुनाव किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। इस दौरान संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इमरान की पार्टी के सांसदों ने ये नारे लगाए। 3 तस्वीरें आपके सामने है। पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही के वक्त डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दूसरी तस्वीर है जहां पे किसी भी वक्त, ये भी सदन की तस्वीर है, लेकिन खबर यह है कि किसी भी वक्त चुनाव वहां पे हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट भी भंग, नेशनल असेंबली भी भंग, तो कोई भी वक्त हो सकता है जब चुनाव हो। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे, ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए, और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही न हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई। और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि चर्निव में उनकी सेना ने रूस के एक बड़े काफिले पर हमला किया, जिसमें रूसी सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। बताया गया कि 39 साल के कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक हमले के वक्त अपने काफिले के साथ एक पुल पर से गुजर रहे थे, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक समेत रूस के 8 सैनिक मारे गए। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ रूस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि रूस की तरफ से उनकी मौत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर अपने कुछ सलाहकारों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इन सलाहकारों ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध की सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने इन्हें हटाने की जिद ठान ली, क्योंकि जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला बोला था उसी वक्त से उन्होंने अपने इन भरोसेमंद सलाहकारों को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था।
दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно. जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खेरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरफ और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरफ के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरफ के खूंखार लड़ाई हो जाए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए सदन को भंग कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में अगले कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने देश में फिर से आम चुनाव कराने की मांग की थी। इमरान ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की विदेशी साजिश को भी नाकाम कर दिया है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे हैं और इससे पहले इमरान खान ने ये संकेत दे दिए थे। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम था कि इतने कम वक्त में राष्ट्रपति भी इस सिफारिश को मान लेंगे और वो मुहर लगा देंगे इस फैसले पे कि सदन भंग हो जाए। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरफ के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा।
रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रद शहर में बड़ा हवाई हमला हो गया, जिसे पश्चिमी देशों ने पुतिन की नई चाल करार दिया। इस हमले में वहां तेल का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया और इसका वीडियो भी खुद रूस ने ही जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोफ ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रद में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया, क्योंकि बेलग्रद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान की सियासत में आज तूफान आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है। आज सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल असेंबली को डिप्टी स्पीकर ने आज पूरी तरह से खारिज कर दिया। आपको सिलसिलेवार बताते हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया स्पीकर की तरफ से। डिप्टी स्पीकर से प्रस्ताव खारिज करवाया इमरान खान ने। 25 अप्रैल तक असेंबली स्थगित कर दी गई है। तो इमरान खान ने आज ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला है। सवाल यही उठ रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव जब आज नेशनल असेंबली में इस पर वोटिंग होगी तो इमरान खान क्या करेंगे। इमरान खान की सियासत के सबसे बड़े मैच में क्या चाल होगी, चाल क्या रची स्पीकर के जरिए। यहां पर इमरान खान ने आज सबसे बड़ा दांव खेला और जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको ही खारिज करा दिया। उसके बाद राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए। के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। कोई आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में नेटो ने रोमानिया के कॉन्स्टेंसा प्रांत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उसके कुछ लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टेंसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी।
आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई। और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी। श्रीलंका में आपातकाल के बाद बिगड़े हालात, कोलंबो में पेट्रोल और डीजल के लिए लगी भारी भीड़। कर्फ्यू के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर भी लगाई पाबंदी। न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो से दिन भर देखिए हर पल की खबर। आज यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। युद्ध के 39वें दिन यूक्रेन का बड़ा दावा, राजधानी कीव और आसपास के इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन रूस युद्ध में मैदान में डटा। न्यूज 18 इंडिया जंग के मैदान से सीधी कवरेज लगातार। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पथराव के बाद हंगामा। प्रशासन इलाके में लगाया कर्फ्यू। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से की शांति की अपील। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदू समुदाय को किया संबोधित। कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा, इस फिल्म ने कश्मीर की सच्चाई दिखाई।
कश्मीर के विस्थापित लोगों की व्यथा हमारे सामने रखी, उसने हमको झंझोड़ कर जागवाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फिर दिया झटका। आज फिर बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 103 के पार तो डीजल 94 के पार हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भंग की संसद। 90 दिनों के अंदर होंगे आम चुनाव। कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे इमरान। विपक्ष पर लगाया साजिश करने का। अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज। डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। संसद की कार्यवाही 25 अप्रैल तक स्थगित। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका स्वीकार। कोर्ट ने सुनवाई के लिए बनाई स्पेशल टीम। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले को दी थी चुनौती। डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए विमान की कार्रवाई रोक दी जाती है। 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और इस तरह के लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। पाकिस्तान की संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, जिसके बाद वहां पर किसी भी वक्त चुनाव किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। इस दौरान सदन में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इमरान की पार्टी के सांसदों ने ये नारे लगाए और उस वक्त की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पाक संसद भंग हो चुका है। पीएम बने रहेंगे अभी इमरान, लेकिन कार्यवाहक पीएम, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट भी भंग कर दिए। विपक्ष का धरना प्रदर्शन इस बीच जारी है और वो कोई सा भी वक्त होगा जब चुनाव हो सकता है। वहां पे आम चुनाव में जाने की अब सूरत आ गई है। इमरान खान यही चाहते थे। उनकी एक सिफारिश, उनकी एक गुजारिश और राष्ट्रपति का मुहर। सदन भंग हो चुका है, संसद भंग हो चुका है और अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही सूरत बचती है कि वहां पे चुनी हुई सरकार जो होगी वो आवाम के जरिए होगी। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये चारों तस्वीर बीते 2 घंटे की कहानी बयां करने के लिए काफी है। और ये 2 घंटे में तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि अब ये सूरत आ गई है कि अब वहां पे चुनाव होगा। चुनाव से ही वहां पे कोई सरकार चुनकर आएगी जो कि आवाम के जरिए चुनी हुई होगी। इमरान खान ने जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद यही कहा था कि हम चाहते हैं कि बोरियों में भरकर जो पैसे लाए जा रहे हैं उसके जरिए यहां सरकार ना गिरे, उसके जरिए बदलाव ना हो, जबकि हम चाहते हैं कि आम चुनाव हो और चुनाव के जरिए सरकार बने। और उनके कहने और उनके राष्ट्रपति से गुजारिश करने के बाद ही ये तुरंत खबर निकलकर सामने आ गई कि राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है और संसद भंग हो चुका है, नेशनल असेंबली भंग हो चुका है। विपक्ष हालांकि इस बीच हमलावर है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष का एक खेमा यहां धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ चंद चेहरे पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आ सकती है कि वहां भी सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वहां एक स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है। आज संडे है, फिर भी याचिका स्वीकार कर ली गई है और स्पेशल केस को देखते हुए और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में बड़ा सियासी संकट। विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। शहबाज शरीफ को विपक्ष ने पीएम बनाया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान में बड़ा सियासी संकट और सियासी संकट के बीच में जो आज तख्ता पलट होना था, उसकी एक और नई कहानी सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ को विपक्ष ने अपना पीएम बना दिया है। लेकिन क्या ये स्वीकार होगा? क्या वहां की संसद के हिसाब से ये है? ये भी एक सवाल है सबके जहन में, क्योंकि वहां नेशनल असेंबली जब भंग हो चुकी है तो कोई प्रधानमंत्री कैसे चुन सकता है? यानी वहां जो कैबिनेट है वो भंग है, मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं, सांसद के पास कुछ नहीं। अदिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अदिल, जब सब कुछ भंग हो चुका है तो विपक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री चुन सकता है, कौन से रास्ते से? जी, तो अब बताया जा रहा है जो इनकी लीगल टीम है उसकी मुशावरत के बाद इन्होंने अब जो साबिक स्पीकर हैं, जो फॉर्मर स्पीकर है नेशनल असेंबली का याद साबिक, जिनका ताल्लुक PMLN से है,
उनको ही स्पीकर की जिम्मेदारियां देकर अब उन्होंने नेशनल असेंबली का खुद साख्ता तौर पर इजलास बुला लिया है और इजलास की कार्रवाई भी हो रही है, जिसमें अयाज सादिक एज ए स्पीकर रूलिंग भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो तमाम जो बेंचेस हैं उन पर मौजूद है। वहां पर हुकूमत की जानिब से तमाम जो असेंबलियां तोड़ने का जो ऐलान किया गया उसके बाद से तमाम लोग चले गए और जो असेंबलियों के दरवाजे बंद करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए थे। ताहम जो अपोजिशन है वो इस वक्त भी असेंबली हॉल में मौजूद है और जो असेंबली की कार्रवाई है, कौमी असेंबली की जो कार्रवाई है उसको ऐसे ही चला रही है। दूसरी तरफ एक अहम जो अपडेट अब आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस सुब्रता बंजाल, उन्होंने एक जो आला सतही इजलास बुलाया है। अपने जो साथी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, उनको उन्होंने अपने घर पर बुला लिया है मुशावरत के लिए। जो आज एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस मुल्क में पैदा हो चुका है, उसके पेश नजर अब चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को बुला लिया है। अभी तक नोटिस नहीं लिया चीफ जस्टिस ने और ना ही कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, स्पेशल बेंच, लेकिन एक अहम मीटिंग इस वक्त जजेस की हो रही है। सीनियर जजेस और क्या फैसला होता है उसके बाद मालूम लगेगा और मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस भी ले ले। और दूसरी जानिब कल जो सुप्रीम कोर्ट मंडे को समाप्त हो लेकिन आदिल सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उस पे तो निगाहें हैं, लेकिन ये जो हो रहा है कि शहबाज शरीफ को पीएम चुन लिया गया, ये कैसे संभव? जब किसी देश में नेशनल असेंबली राष्ट्रपति के हिसाब से भंग कर दी जाए उसके बाद सदन की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, फिर कैसे प्रधानमंत्री चुना जा सकता है? जी, ये एक मौखरी आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं, क्योंकि वो लोग सदर के उस रूलिंग को नहीं मानते। सदर ने जो फैसला किया है उसको दुरुस्त नहीं तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। आपका तो इसकी कुछ जो लीगल बाइंडिंग इसकी नहीं है, ना ही कोई वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। सिग्नल एक जरूर दिया जा सकता है, आप कह सकते हैं एक इशारा, तो इस एक इशारे से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। एक जो अपोजिशन ने अपना प्रोटेस्ट एक अजीब एक नए तरीके से जरूर उन्होंने दिया है। आज को ये बता भी दिया है कि तो वैसी ही बात हो गई है दिल ना, ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि हमारा ही निजाम, हमारा ही फैसला, हमारा ही सब कुछ। बेशक इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही नेशनल असेंबली का एक खुद से इजलास बुला लेना, ये एक अपने ही कौन व फेल में तजाद है। अपोजिशन खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करना चाहती है। एक बेशक एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर हुआ है, लेकिन उसका हल भी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी कर सकती है और इस सारा मामला ठीक भी हो सकता है। लेकिन अब जो अपोजिशन है शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि वो लोग अब इमरान खान की किसी भी बात को मानने को एक पल भी तैयार नहीं है और एक किस्म की इमरान खान ने उनको सरप्राइज दिया है, तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे और यही वजह है कि आज उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। आदिल, लेकिन इस बीच हम ये बौखलाहट कह सकते हैं क्या कि इमरान खान ने जो झटका दिया है, जो किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि वो ऐसा भी सरप्राइज दे सकते हैं, क्या इसी बौखलाहट में इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक हम कह सकते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है? अगर कोई देश का असेंबली भंग हो जाए तो वहां राष्ट्रपति, वहां प्रधानमंत्री चुनने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पे अभी क्या हालात बने हुए हैं। विपक्ष का जो चेहरा है, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, उन्होंने अब ये तय किया कि हमने जो पूर्व स्पीकर रहे हैं अयाज, उनको स्पीकर चुन लिया गया है। अब स्पीकर चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, सदन की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी और उसके बाद जो शहबाज शरीफ, जिनका बहुत पहले से नाम चल रहा था पीएम की कुर्सी को लेकर, उन्हें उन लोगों ने चुन लिया है प्रधानमंत्री। लेकिन ये नहीं है, कानूनी तौर पे तो नहीं है, क्योंकि जब असेंबली ही भंग है तो सदन की कार्यवाही किसी भी सूरत में नहीं चल सकती है। पाकिस्तान में क्या खेल चल रहा है ये आप सबके सामने है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए संसद को भंग कर दिया है और इसके बाद पाकिस्तान में
क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। अभी तक का डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। संसद भंग करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान की संसद को भंग किया गया। पाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा चुकी है। ताजा अपडेट यह है कि डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। संसद भंग करने की इस बीच सिफारिश किसने की थी? इमरान खान ने, और राष्ट्रपति ने संसद भंग भी कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए संसद को भंग कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में अगले कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाना है। इससे पहले इमरान खान ने देश में फिर से आम चुनाव कराने की मांग की थी। इमरान ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की विदेशी साजिश को भी नाकाम बताया। और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे ताजा अपडेट तो दरअसल ये है कि अभी भी संसद भवन में जो विपक्ष के नेता हैं वो बने हुए हैं, वो डटे हुए हैं और वो अपने पूर्व स्पीकर को फिर से नियुक्त करें स्पीकर के तौर पे। स्पीकर का चुनाव उन लोगों ने कर लिया। अयाज उनका नाम है और अयाज अब क्या कर रहे हैं, वो सदन की कार्यवाही चला रहे हैं और वहां पे शहबाज शरीफ को पीएम चुन लिया गया है। ये संसद के अंदर अभी भी इस वक्त भी हो रहा है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो है, इमरान खान ने क्या कहा था राष्ट्रपति से गुजारिश करते, वो सुनिए पहले आप। एक डेमोक्रेटिक बैठे हुए हैं, अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। इमरान खान को इस वक्त आप सुन रहे थे। कुछ देर पहले का उनका ये बयान, ये उसी वक्त का बयान है जब वहां पे सदन की कार्रवाई स्थगित होने के साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज होता है। उसके बाद इमरान खान ने बोलना शुरू किया और उसी वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट किसको किया? राष्ट्रपति को। राना एहसान अफजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। राना जी, अब जो खबर आ रही है कि संसद भवन में अभी आप लोग ये कदम उठा रहे हैं कि अपना पीएम भी चुन लिया है। अपना ऐसी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ को पीएम चुना जा चुका है, क्या ये सच है? देखिए, अभी जो चीजें, अभी एक सेशन चल रहा है यहाँ, जो दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो है वो उन्होंने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो है वो हमारी नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया और चले गए, जो कि हम समझते हैं कि गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 5(1) के तहत किया कि लॉयल्टी टू स्टेट, क्योंकि कोई आलमी साजिश है और ये लॉयल्टी टू स्टेट जो है, जो आर्टिकल 5(1) कहता है, वो खराब की जा रही है लॉयल्टी, तो उसके तहत हम इस सेशन को जो है वो बर्खास्त कर देते हैं और नो कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। तो जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होनी चाहिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए, जो नहीं किया स्पीकर साहब ने और वायलेशन करके उन्होंने कर दिया। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब का जो खिताब आया
कि मैं नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूँ। और अभी क्या हो रहा है? अभी बस मुझे जो है- ताजा अपडेट वहां से बता दीजिए, अभी क्या हो रहा है? देखिए अभी यही हो रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो हाँ। उसने अपना सेशन कंटिन्यू किया है। ठीक है, वो समझती है कि ये इलीगल एक्टिविटी है और ठीक है। अभी चलिए, यहाँ पे सेशन वक्त देने के लिए बहुत जारी है। शुक्रिया। तो अभी जो संसद की कार्रवाई चल रही है उसका कोई वजूद है नहीं।